अब हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल्स या तो मांग की कीमत लोच में से 4 मार्क्स का आता है या पूर्ति की कीमत लोच में से 4 मार्क्स का आता है, पर आता अवश्य है। तो न्यूमेरिकल बिल्कुल डिट्टो, बिल्कुल सेम जैसे मांग की लोच के थे वही बिल्कुल वैसे ही हैं, बस हमें फॉर्मूले में माइनस का साइन नहीं लगाना। तो कुछ क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ। यदि एक उत्पाद की कीमत 20% बढ़ जाती है, किसी वस्तु की कीमत 20% बढ़ गई, तो इसकी पूर्ति 30% बढ़ जाती है। दोनों बढ़ रही हैं, क्यों? क्योंकि कीमत और पूर्ति में सीधा संबंध होता है, धनात्मक संबंध होता है। कीमत बढ़ेगी पूर्ति बढ़ेगी, कीमत घटेगी पूर्ति घटेगी। तो यहाँ पर कीमत बढ़ रही है 20% और पूर्ति बढ़ रही है 20%। तो पहला फॉर्मूला, क्योंकि उसमें दोनों ही प्रतिशत में दे रखा था, पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन कितना है? 30। और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन कितना है? 20। तो 30 भाग में 20 डिवाइड किया तो 1.5। 1.5 क्या है? 1 से ज्यादा, तो इकाई से अधिक। इकाई से अधिक क्या होता है? लोचदार पूर्ति। हम चर्चा कर रहे हैं अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल पूर्ति की लोच की माप। जैसे मांग की लोच की माप थी, वैसे ही पूर्ति की लोच की माप है। और पूर्ति की लोच की माप के अंतर्गत भी जो मेथड है उसका नाम है प्रतिशत विधि, परसेंटेज मेथड, सेम लाइक डिमांड। तो प्रतिशत विधि है, और प्रतिशत विधि को अंतर्गत किस प्रकार से फॉर्मूला बनता है सभी ध्यान से समझेंगे। पूर्ति की लोच, जिसे ESB कहते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। पूर्ति की लोच क्या है? पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन, पूर्ति की मात्रा में, पूर्ति में कितना प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है, या पूर्ति की मात्रा, एक ही बात है। तो जो प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है बटे में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, वस्तु की कीमत में कितना प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है। तो यह बेसिक फॉर्मूला है, यह फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि कई जगह कई स्थानों पर यह फॉर्मूला लगता है। पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन बटे में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। अब जो पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन है, इसको कैसे लिख सकते हैं? पूर्ति में परिवर्तन बटे में प्रारंभिक पूर्ति गुणा में 100। अगेन, पूर्ति में परिवर्तन, प्रतिशत हट गया है, पूर्ति में परिवर्तन बटे में प्रारंभिक पूर्ति गुणा में 100। और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन को कैसे लिखेंगे? कीमत में परिवर्तन प्रारंभिक कीमत गुणा में 100। इस प्रकार से इसे लिख लिया। अब इसको हम इंग्लिश में लिख रहे हैं, तो इंग्लिश में किस प्रकार से लिखा जाएगा? पूर्ति में परिवर्तन हुआ है तो पूर्ति क्वांटिटी, परिवर्तन डेल्टा, तो डेल्टा क्यू, प्रारंभिक पूर्ति क्यू गुणा में 100 का 100। कीमत में परिवर्तन डेल्टा पी, प्रारंभिक कीमत पी गुणा में 100। अब यहाँ पर हम इसको देखेंगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 100 से 100 कैंसिल। मैंने कहा था ये ऊपर वाला है, ये मेन बटे का निशान है अपॉन का, तो ये एज इट इज आ जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा क्यू अपॉन में क्यू। लेकिन जो नीचे वाला है ये पलट जाएगा, पी ऊपर चला जाएगा और डेल्टा क्यू नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो डेल्टा क्यू, ये डेल्टा क्यू का डेल्टा क्यू, ये डेल्टा पी ऊपर है तो ये नीचे आ गया है, ये क्यू नीचे है, नीचे का नीचे है, और ये पी नीचे था, ये ऊपर चला गया है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो हमारा बन गया है, फॉर्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉर्मूला सॉल्व करने को नहीं आएगा, न्यूमेरिकली ही आएगा। तो फॉर्मूला क्या बन गया हमारा? पूर्ति की लोच या पूर्ति की कीमत लोच, एक ही बात है। तो पूर्ति की लोच या कीमत लोच ES इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी इंटू पी अपॉन में क्यू। अब यह फॉर्मूला तो बिल्कुल सेम है। मांग की लोच के अंतर्गत जब हम निकालते हैं प्रतिशत विधि से, तो बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, सब कुछ सेम ही चल रहा है। फर्क सिर्फ कितना है? फर्क है माइनस के साइन का। मांग की कीमत लोच निकालते हैं तो माइनस का साइन आता है, क्योंकि वस्तु की कीमत और उसकी मांग में ऋणात्मक संबंध होता है। उस ऋणात्मकता को समाप्त करने के लिए माइनस का साइन लगाया जाता है, जिससे माइनस से माइनस कट जाए। लेकिन यहाँ पर वस्तु की कीमत और उसकी पूर्ति में प्रत्यक्ष संबंध होता है या धनात्मक संबंध होता है, पहले से ही पॉजिटिव है, तो यहाँ पर हमें नेगेटिव लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए फॉर्मूले में किसी तरह का कोई नेगेटिव साइन नहीं लगता, सिर्फ यही दोनों में फर्क है। तो इस बात का सभी ध्यान रखेंगे
और यह फॉर्मूला सभी याद करेंगे।